हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आते हैं आज की कहानी पर। आ, दोस्तों, एक निहारिका नाम की लड़की थी। ठीक ठाक परिवार से थी, पढ़ने लिखने में बहुत तेज। लेकिन छोटी उम्र में ही उसके पिता की मौत हो जाती है। अब निहारिका धीरे धीरे बड़ी होती है। पढ़ाई में चूंकि बहुत ब्रिलियंट थी, फॉरेन में दाखिला मिल जाता आसानी से। एमबीबीएस बनना चाहती है, इंजीनियर बन जाती है। इंजीनियर बनने के बाद अब वो कॉलेज से बाहर निकलती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना रिज्यूम भेजती है, नौकरी मिलती है। एक के बाद एक कई नौकरी छूट जाती है। अब उसको एक नौकरी अच्छी मिल जाती है, तरक्की में आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान में कम उम्र में ही ये तय करती है कि घर बसा लिया जाए, शादी कर लिया जाए, और वो शादी कर लेती है। उस शादी से एक बच्चा होता है। कुछ दिनों बाद अचानक शादी में पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। निहारिका उस हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है। मतलब पहले शादी होती है उनकी। बहुत जल्दी वो शादी करने का डिसीजन ले लेती है, वो शादी भी कर लेती है, और काफ़ी जल्दी मतलब दोनों में अनबन शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके वजह से उन लोगों को अलग होना पड़ता है, डाइवोर्स लेना पड़ता है। तो कुछ कड़वाहट आ जाती है दोनों के बीच में तो डिवोर्स ले लेती है अपने हस्बैंड से। अब इसके बाद फिर से वो अपनी नौकरी के ऊपर फोकस करने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद किसी काम के सिलसिले में उसे हरियाणा आना होता है। निहारिया तब तक बेंगलुरु में रह रही थी। बाद में उसे हरियाणा आना होता है। हरियाणा आने के बाद कुछ किसी से मुलाकात होती है, उसे फिर से प्यार हो जाता है, और फिर एक और शख्स से वो दूसरी शादी कर लेती है। ये उसकी दूसरी शादी थी। हरियाणा में अब वो दूसरी शादी करके उसका परिवार अच्छा चल रहा होता है, साथ सब अच्छे से रह रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, नॉर्मल चल रहा होता है। फिर उसके बाद कुछ वक्त बीता। अचानक एक रोज जो दूसरा पति था वो धोखेबाज निकला। एक फाइनेंशियल स्कैम में, एक आर्थिक धोखाधड़ी के केस में वो पकड़ा गया पति। तो उसने सारा इल्जाम अपनी पत्नी पे अपनी निहारिका जो उसकी पत्नी थी उस पे डाल दिया, उसको फंसा दिया। और एक तो वो इंजीनियर थी, ठीक ठाक सब कुछ जानती थी, पढ़ी लिखी थी, जो लिखा पढ़ी में जो भी कागजी कार्यवाही थी उस हिसाब से वो अपने पत्नी के नाम पे कर रखा है। जब पुलिस ने जांच किया तो हर जगह निहारिका का नाम, दस्तखत भी उसी के नाम था। तो इसीलिए वो मतलब अपनी पत्नी का ही नाम पे सब कुछ काम कर रहा था, वो जो इलीगल काम कर रहा था, और वो उसे फंसा दिए। तो जब पुलिस ने जांच की तो दस्तखत निहारिका की है। पुलिस ने निहारिका को अरेस्ट कर लिया। पति ने उसे धोखा दिया था एक्चुअली। अब निहारिका हरियाणा की एक जेल में पहुंच जाती है। हरियाणा की जेल में पहुंचने के बाद उसे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि पहला पति डिवोर्स दे चुका था, दूसरा पति धोखेबाज निकल गया, वो उसी को फंसा दिया। इसलिए हरियाणा की जेल में रहने के बाद उसकी मुलाकात एक अंकुर राणा नाम के शख्स से होती है। चूंकि निहारिका हरियाणा की ही थी, महिला महिला सेल में थी, महिला जेल में थी, महिला और पुरुष की जेल अलग अलग होती है। तो वहाँ उसकी पुलिस की मुलाकात एक बंदे से होती है। उसने उसके साथ हमदर्दी जताई। अब उसने कहा कि हमदर्दी जताई, हमारा बेटा तुम्हारी मदद मदद करेगा, हमारा बेटा आपकी मदद करेगा। इसके बाद अंकुर राणा के थ्रू वो बाहर आती है। अंकुर राणा के थ्रू वो बाहर होते आती है। तो थोड़े दिनों बाद अंकुर राणा से ही उसकी मतलब उसकी शादी हो जाती है, उसकी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अब उसने कई जख्म खा लिए थे, तो फूक फूक कर कदम अपने रख ली थी। तो उसे लगा दोस्तों अब हरियाणा में रहना ठीक नहीं है, अब अपने शहर बेंगलुरु में लौट जाते हैं, क्योंकि वो बेंगलोर की थी। बेंगलोर जाने के बाद फिर से वो एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देती है। इत्तेफाक से इस बार उसी कंपनी में नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है। उस बिजनेसमैन का नाम उमेश, उम्र 54 साल, निहारिका करीब 30 की।
उससे मोहब्बत हो जाती है। 24-25 साल का फ़र्क है दोनों की उम्र में, लेकिन रमेश की निहारिका का बहुत ख्याल रखता था। दोनों दोस्त थे, काफ़ी केयर करता था उसकी। और रमेश भी काफ़ी एजेड था, तो वो भी शादीशुदा ही था। दोनों में अब निहारिका ने देखा कि रमेश उसके ऊपर काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है, काफ़ी केयर कर रहा है, सारा कुछ अच्छा से उसका ध्यान रख रहा है। तो निहारिका ने क्या, अब वो गलती नहीं करेगी। अब वो किसी अमीर शख्स से शादी करके अपनी ज़िंदगी ठीक-ठाक बिताएगी। इसी के बाद रमेश की दौलत को सामने रखते हुए उससे उसकी उम्र को किनारे कर किया और रमेश से शादी कर लिया, सब कुछ किनारे करके। और रमेश पहले ही तैयार था, वो निहारिका को पहले ही मन ही मन चाहता था। अब ये निहारिका की तीसरी शादी थी और रमेश की ये निहारिका दूसरी बीवी थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन निहारिका ने सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। उसे ये दौलत चाहिए थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये दौलत शायद उसके पूरे हिस्से में ना आए, क्योंकि पहली बीवी का भी हक है। तब निहारिका ने एक रोज रमेश से कहा कि तुम अपने प्रॉपर्टी है, कुछ एक प्रॉपर्टी मुझे दे दो। तो रमेश ने कहा कोई एक प्रॉपर्टी आप पसंद कर लो, मैं उसे आपके नाम कर दूंगा। इसके बाद निहारिका जो प्रॉपर्टी पसंद की, उसकी कीमत था 8 करोड़। अब रमेश ने कहा ये सब कुछ तुम ही लोग का है, आप रख लो। अब निहारिका को ये मालूम था कि ये सेकेंड वाइफ होने के नाते शायद उसको कुछ मिले ना, कुछ भी उसके हिस्से में ना है। अब उसे लगा कि इससे पहले कि वसीयत हो जाए या कुछ और हो जाए, या 8 करोड़ की प्रॉपर्टी भी चली जाए, रमेश को ही रास्ते से हटा देते हैं। तो कम से कम जो 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर तरीके से वो मेरे तरफ हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उसने रमेश ने पहले ही दे रखा था। अब आइडिया तो आ गया निहारिका के दिमाग में, लेकिन करे कैसे। अब उसने पूरी प्लानिंग की। अब उसी प्लानिंग में उसे याद आया कि हरियाणा का उसका दोस्त पुराना अंकुर, जिसने उसे जेल से छुड़वाया था, उसने अंकुर को फ़ोन किया। उसने कहा कि देखो ऐसे ऐसे एक काम है, आप मेरी इसमें मदद कीजिए। ऐसे में निहारिका ऐसे ऐसे एक काम है, आप निहारिका ने उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक काम है, मुझे आप मदद करो। अब उस पति को हटा देते हैं, मुझे 8 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे, अब हम दोनों जिंदगी अपनी कहीं बाहर बिताएंगे। अब निहारिका चौथी शादी की तैयारी कर रही थी, अब प्लानिंग करनी थी। अब इस बात में अंकुर 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 को आके उसने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ उस काम को करने के लिए। तो इसके बाद अभी नहीं, फिर दबाओ उसी को दबाओ। तो निहारिका ने सोचा कि अपने ये तीसरे हस्बैंड को ही रास्ते से हटा देते हैं, और इससे मुझे जो पैसे आएंगे 8 करोड़, वो अंकुर और मैं साथ मिलके जहाँ भी अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, वहाँ अच्छे से अपनी सुकून की ज़िंदगी बिताएंगे। निहारिका का ऐसा प्लान था कहीं दूर जाके अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। यानी अब निहारिका चौथी शादी की तैयारी कर रही थी अंकुर के साथ। पता नहीं करनी थी कि नहीं, लेकिन अंकुर उसकी बात में आ गया। उसने कहा कि करना क्या है, उसने कहा कि कत्ल करना है। अंकुर हरियाणा में था। निहारिका ने अंकुर को फ़ोन करके कहा कि 1 अक्टूबर को बेंगलुरु पहुंचो। 1 अक्टूबर को अंकुर बेंगलोर पहुंच जाता है। उसके बाद उसे एक जगह ठहराती है, और फिर 2 दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आ जाती है 3 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर की। उस दिन रमेश निहारिका से कहती है कि चलो घूमने चलते हैं। मैं तुम बहुत ज़माना हो गया घूमने हुए, कहीं दूर गए नहीं हैं, और कार से चलते हैं। उधर रमेश तैयार हो गया। इसके बाद ये लोग निकलते हैं। रास्ते में बहुत दूर पर एक ढाबा या किसी होटल या छोटे मोटी जगह पे किसी समझिए गाड़ी रुकती है। प्लान के अनुसार अंकुर वहाँ पहले से रुका हुआ रहता है। अंकुर वहाँ पे, फिर निहारिका उससे परिचय कराती है अपनी हस्बैंड से कि ये अंकुर है। हमारा परिचय करवाती है अंकुर का। रमेश को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता इस बात से।
इसे हम अपने साथ ले चलते। निहारिका ऐसा बोलती है कि अंकुर को अपने साथ ले चलते, इसे हैदराबाद के पास कहीं ड्रॉप कर देंगे। रमेश तैयार हो जाता है, उसे चूँकि कुछ इस तरह का कोई शक नहीं हुआ था तो वो तैयार हो जाता है। अब इस तरह उन तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब उसने जूस में कुछ बेहोशी की दवा मिलाकर रमेश को पिला देती है। अब रमेश बेहोश हो जाता है। अब अंकुर और निहारिका गला घोट देते हैं, कार के अंदर ही उसका गला घोट देते हैं। अब कार के अंदर गला तो घोट दिया, इसके बाद अब लाश कहाँ ठिकाने लगाएं। अब इन लोग सोचने लगते हैं। अब लाश को वो लोग डिक्की में रखते हैं। अब बहुत दूर ऐसी जगह ले जाकर फेंकेंगे जहाँ पे किसी को पता भी न चले और शिनाख्त भी ना हो सके। अब लाश को पूरा अपने साथ रखकर 840 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। 840 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो एक कर्नाटक में ही एक कॉफ़ी क्या बोल सकते हैं, पूरी खेती थी कॉफ़ी की, जिसे टी गार्डन आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे उसे ले जाते हैं। वहाँ एक सुनसान जगह रहती है, वहाँ लाश को बाहर निकालते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, पूरी तरह से आग लगाते हैं। और फिर जब उन्हें यकीन हो जाता है कि लाश पूरी तरह से जल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये बात है 3 अक्टूबर की। अब दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। इधर 2 दिन बीतते हैं, रमेश घर नहीं लौटता है। पहली बीवी को फिक्र होती है, उसने बेंगलुरु में ही कंप्लेन लिखा देती इसी के अपने हस्बैंड की। इधर पुलिस ढूंढ रही है, इधर अचानक तेलंगाना पुलिस को, ये 2 स्टेट का मामला हो गया, कर्नाटक और तेलंगाना पुलिस को एक बुरी तरह से जली हुई लाश मिलती है चाय के वही टी बागान में, जो कॉफ़ी का गार्डन है, इसको कॉफ़ी स्टेट बोलते हैं। कोडागू में कॉफ़ी स्टेट की जगह है, वहाँ पे एक किसी शख्स ने लाश देखी, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है, शिनाख्त करती है, कत्ल की तफ्तीश शुरू कर देती है। आसपास कोई चश्मदीद नहीं मिलते। काफ़ी मुश्किल के बाद जिस जगह पे ये कॉफ़ी स्टेट है उसी के करीबन 1 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा था, और उस कैमरे में एक बेंज कार वो दिखाई देती है जिस दिन ये लाश मिली थी। अब 1 किलोमीटर दूर उस बेंज कार से क्या लेना देना, लेकिन उसका नंबर भी साफ नहीं आ रहा था। फिर हाई रेजोल्यूशन कैमरे से उसका नंबर निकाला गया। पता चला कि ये नंबर प्लेट बेंगलुरु का है और इस कार का ओनर का नाम है रमेश। इसके बाद रमेश के घर पहुंचती है, बेंगलोर पहुंचती है। बेंगलोर पुलिस से मदद मांगती है, हमारी तफ्तीश में मदद कीजिए। अब इसमें तफ्तीश के रिपोर्ट में ये लोग आते हैं। अब क्या करें, कातिल कौन, कुछ पता नहीं चलता इन लोगों को। इसके बाद तेलंगाना पुलिस को करीब 500 सीसीटीवी खंगाल देती है। उस कॉफ़ी स्टेट के जाने वाले तमाम रास्तों पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, और कर्नाटक और तेलंगाना के जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं वहाँ पे जो सीसीटीवी होती है, और उस पर पूरा खंगाल डालती है। अब ये कहाँ कहाँ से गुजरी है, कितनी गाड़ियाँ गुजरी है, एक एक चीज़ों को वो तफ्तीश करती है। तब एक जगह पर उसको गाड़ी के अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं, निहारिका और अंकुर। अब जैसे ही कैमरे में ये दोनों नज़र आते हैं, रमेश के घर वाले, और वो लोग देखते हैं कि वो पहचान जाते हैं कि ये निहारिका है। पुलिस का शक अब निहारिका पे आ जाता है। इसके बाद निहारिका के कॉल डिटेल को खंगाला जाता है, और उसी कॉफ़ी स्टेट का ही वो डिटेल मिलता है, उसका लोकेशन, और कई सारी चीज़ें एक साथ मिलती है। तो आखिरकार पुलिस निहारिका की तलाश करने लगी। पुलिस अब निहारिका की तलाश करने लग जाती है, लेकिन वो बेंगलुरु में भी नहीं होती है निहारिका। पुलिस उसकी पीछे है। अब मुखबिर की फौज को लगा देती है पूरी। 15 दिन बीत जाते हैं। 18 अक्टूबर को आखिरकार निहारिका मिलती है। इसके बाद निहारिका को जब पुलिस ढूंढ रही होती है, पूरे बेंगलोर में खंगालती है, पूरी सीसीटीवी एक एक चेक करती है, निहारिका कहाँ से आती है कहाँ से जाती है, वो एक एक चीज़ को पता करके चेक करती है, पर वो निहारिका नहीं मिलती। इसके अब 18 अक्टूबर को आखिरकार निहारिका बेंगलुरु के पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जब निहारिका गिरफ्तार हुई तो पूछताछ हुई। पहले तो उसने इधर उधर की बातें घुमाई,
फिर उसने सच्चाई बताई। फिर निहारिका के कहने पर जो अंकुर है, जो अंकुर राणा है, उसके बारे में पूछताछ करती है। आखिरकार अंकुर भी हरिद्वार से गिरफ्तार हो जाता है। वो बेंगलोर से भाग के हरिद्वार आ गया था भाग के। अब जो इन दोनों ने जलाकर काफ़ी चीज़ों, कॉफ़ी स्टेट के पास जलाने के लिए काफ़ी चीज़ें जो यूज़ किया था, वहाँ पे एक डॉक्टर थे रमा मूर्ति, जो निहारिका के दोस्त पुलिस ने राम मूर्ति को भी गिरफ्तार कर लिया, जो जिसने उन लोगों की मदद की थी। अब तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब गिरफ्तार किया तो कहानी वही आई कि हर शादी में एक जख्म दिया था निहारिका को, और हर शादी के बाद कहीं ना कहीं धोखा महसूस हुआ था निहारिका को। फिर उसने तय किया कि अब ऐसे शख्स से शादी करेगी कि जिंदगी में उसके पैसे की कोई कमी नहीं होगी, दौलत की कोई कमी नहीं हो। और इसी दौलत के लालच में उसने रमेश के साथ शादी कर ली, और ये सोच के किया था कि ये लास्ट है। लेकिन इधर रमेश के से शादी की उसकी दौलत के लिए, लेकिन वहाँ पे उसने उससे उसके दौलत से लालच आ गया ताकि उसको मर्डर कर दिया। लेकिन पता नहीं, अगर ये पूरा प्लान सक्सेस हो जाता तो ये शायद उसकी चौथी शादी होती अंकुर के साथ। लेकिन उसकी रमेश के साथ जो शादी हुई थी, वो हस्बैंड अच्छा, बीवी अच्छी, सब कुछ था, पर इसके दिमाग का फितूर को क्या कहे। पर अब इसमें अब इंसानी दिमाग को क्या ही कह सकते हैं। इसको चक्रव्यूह और चक्कर के चक्कर में रमेश की जान चली गई फालतू में। अब निहारिका शायद अब उम्र भर के लिए जेल पहुंच गई। लालच, हवस, दौलत, कई बार ये चीज़ें इंसान को लास्ट में एक ऐसे जगह पे लाके धकेल देता है जहाँ पे इंसान को फिर जिंदगी भर अफसोस होता है, जिंदगी भर वहाँ से उबर नहीं सकता, निकल नहीं सकता। ऐसे मोड़ पे, ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर देता है। जो हवस है इंसान के लिए, लालच है, सब बहुत ही घातक चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें जिसकी वजह से इंसान लास्ट में फंस जाता है। जब भी कोई दौलत के लिए या इन चीज़ों के लिए मुकरता है और आखिर में जब पकड़ा जाता है, तो मान लीजिए फिर उसके पास जितनी दौलत थी, जो भी था उसका जो बैकग्राउंड में जितनी भी वो छोड़ के आया, सब कुछ वो चला गया, वो भी इसमें चला जाता है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इस तरह की कोई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ना करिए जिससे आपको लास्ट में भुगतना पड़े और सारा कुछ खो जाए, आपके हाथ से निकल जाए। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसी से मैं कहानी को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। अपना ख्याल रखें।